हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायरम हैदर्स केमिस्ट्री। दिस इज़ शोएब अहमद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसके टाइप्स के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ इन 6 केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला केमिकल रिएक्शन जो है वो है एडेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमसे क्या कहता है मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टर मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे A प्लस B। अब ये दो रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। ये रिएक्ट करके हमें बना कर दे रहे हैं AB। दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाए, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। अगर हम इन्हें वर्ड इक्वेशन में लिखें तो हाइड्रोजन, जब सपोज करें एक को हमने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं वाटर। तो ये भी दो सब्सटेंस हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं, मिलकर हमें क्या बना कर दे रहे हैं? एक सिंगल कंपाउंड बना कर दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसी इक्वेशन को अगर हम केमिकल में लिखें तो H2 प्लस O2 रिएक्ट करके हमें बना कर दे रहे हैं H2O। अब ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? दो, और यहाँ पर भी दो, ऑक्सीजन दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन इधर एक आ रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इसे करेंगे बैलेंस्ड। तो पहले बैलेंस कर लें। अब अगर आपको बैलेंस करनी नहीं आती तो मेरा इससे पिछला जो वीडियो था वो आप देख लें, उसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो बहुत ही ईजिली वे में समझाया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो सिंपली अगर हम सोडियम और क्लोरीन, ये भी क्या है? दो रिएक्टेंट्स हैं, मिलकर हमें क्या देंगे बनाकर? सोडियम क्लोराइड देंगे, ठीक है। और ये भी इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो पहले इसे भी आप बैलेंस्ड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे CO प्लस O2 मिलकर हमें बना कर दे रहे हैं CO2। अब जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम क्या है? एलिमेंट है, और क्लोरीन भी हमारी क्या है? एलिमेंट है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट हमारा यूजुअली क्या होता है? कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट सिर्फ क्या हो? एलिमेंट हो। रिएक्टेंट हमें कभी कभी कंपाउंड में भी मिल जाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। रिएक्टेंट एलिमेंट भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कंपाउंड भी होते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे लॉ की। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड रिएक्शन की, जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमसे क्या कहता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड नंबर पर आ जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोज वर्ड की मीनिंग क्या होती है? तो डिकम्पोज वर्ड की मीनिंग होती है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना या अलग कर देना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोज कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होता है एडिशन रिएक्शन के, ठीक है। अपोजिट रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होता है? अपोजिट होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल सबस्टेंस breaks down to form more than
2 or more simpler substances। मतलब ये कि जैसे हमने ए और बी को लिया और इससे हमने क्या किया, डिकम्पोज किया, तो इससे हमें बनकर मिली ए प्लस बी। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि हमने ए प्लस बी का रिएक्शन करवा दिया तो हमें बनकर मिली ए बी, तो हमें बनकर मिली ए बी। अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये वाला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन का टाइप होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप होता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप। अब एक्सो हम किसे कहते हैं, एक्सो मीन्स, अब एक्सो हम किसे कहते हैं, एक्सो मीन्स आउटसाइड, और थर्मिक हम किसे कहते हैं, थर्म हम कहते हैं हीट को, थर्म मीन्स हीट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है और इसमें एनर्जी हमें बनकर मिलती है। तो जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हमें एनर्जी बनकर मिले उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जस्ट सपोज करें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वो तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगल रिएक्टेंट था और सिंगल रिएक्टेंट को हमने क्या किया, ब्रेक किया, तो हमें दो न्यू जो है सबस्टेंट बनकर मिले। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ये जो हमने सबस्टेंट को ब्रेक किया ये किसकी हेल्प से किया, हीट की हेल्प से किया। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी रिएक्शन का। जस्ट सपोज करें हमने H2O को जस्ट सपोज करें हमने करंट पास करवाया H2O से, क्या इलेक्ट्रिक करंट पास किया H2O से, तो हमें बनकर मिला H2 प्लस O2। इसे यहाँ बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, सिंगल सबस्टेंट था। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अपोजिट है। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो हमें H2O बनकर मिल रहा था। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि हमने हमने करंट पास कराया H2O से और हमें H2 प्लस O2 बनकर मिला। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी इसी से रिलेटेड एक जो है अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कौन सा रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, यस ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को क्या करता है, ब्रेक करता है, किसमें, सिंपलर सबस्टेंस में, सिंपलर सबस्टेंस में। कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। और इसके अलावा जो है हमारा प्रोटीन है वो ब्रेक होकर किस में आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में।
ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब बात करते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे रिएक्शन जिसका नाम है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या हम उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो स्टार्ट करते हैं। तीसरा रिएक्शन कौन सा है, सिंगल रिप्लेसमेंट, और इसका एक और नाम भी आ जाता है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं कंपाउंड से। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें एक कंपाउंड मिला बी और सी। ठीक है, इधर आ जाता है ए। अब ए क्या है, ये एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, सी से। तो सी हमारा क्या हो गया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ए क्या करेगा कि सी को इस कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा ए बी प्लस सी। तो इस रिएक्शन में ए ने क्या किया, सी को रिप्लेस कर दिया, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये बात आप याद रखें एक, कि हमेशा ऑलवेज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट आकर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करे। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड दूं, जैसे सपोज करें हमने ए और बी को लिया, इधर आ गई सी, तो मैं आपसे कहूं क्या ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और सी क्या है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसे समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे इधर एक कंपाउंड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर आ जाती है जिंक। उससे पहले आप ये समझें कि हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये मेटल के लिए है, जो है इधर मैंने लिख दी है सारी, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ फॉर मेटल से। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, पोटेशियम है, और उसके बाद सोडियम आता है, मतलब सोडियम से पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप इस तरह से अगर हम चलें तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और उसके बाद जो नॉन मेटल्स आते हैं उनमें हमने हेलोजन्स के लिख दिए हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिंक हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को इस कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं और ये बैलेंस हो जाएगी। और हाँ, इसके अलावा अगर आपने मेरी बैलेंस इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लें। बहुत ही ईजिली वे से मैंने वो वीडियो जो है, उस वीडियो में मैंने समझाई है कि कैसे बैलेंस इक्वेशन होती है एक ट्रिक के साथ, तो वो आप लाजमी देखें। एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास है HOH के 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा यहाँ आ जाता है सोडियम। तो सोडियम हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा बैलेंस भी आप कर लें,
तो अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बाद बात करते हैं अब डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। तो उसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन आ जाता है वो आ जाता है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसे हम क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स मतलब टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, या आप ऐसा कह सकते हैं आयंस, एंड फॉर्म टू मोर कंपाउंड्स। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स या आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हम आयन किसे कहते हैं। तो आयन क्या होता है, आयन हम कहते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, एनी चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्जेस हमारी होती हैं दो किस्म की, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। जैसे सपोज करें हमने एक कंपाउंड लिया सोडियम क्लोराइड और इसे हमने ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें दो आयन मिल जाएंगे, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन, और ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड ब्रेक होकर दो आयन उसमें बन जाएगा, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। तो आयन के भी जो हैं दो टाइप हो जाते हैं, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो उसे हम कहते हैं केटाइन, और जिसके ऊपर नेगेटिव साइन हो उसे हम कहते हैं एनाइन। तो अब समझते हैं ये वाला रिएक्शन के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर ए और बी कंपाउंड है और दूसरा सी और डी। तो इन कंपाउंड को पहले ब्रेक कर देते हैं आयंस में। तो ए के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगी नेगेटिव। उसके बाद सी के ऊपर पॉजिटिव और डी के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पर आप क्या करें, या केटाइन चेंज कर लें या एनाइन को एक्सचेंज कर लें। तो सिंपली हम क्या करते हैं, केटाइन को चेंज कर देते हैं। दोनों को चेंज मत करना वरना रिएक्शन सेम ही हो जाएगा, सेम ही कंपाउंड बनेंगे, मतलब रिएक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, कुछ न्यू बनकर नहीं मिलेगा। तो ये जब कंपाउंड्स आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो न्यू कंपाउंड्स कौन से बनकर मिलेंगे, एक बनकर मिलेगा AD प्लस C और B। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे समझते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। तो जस्ट सपोज करें हमें एक रिएक्शन मिला सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। तो पहले इन्हें ब्रेक कर देते हैं आयन में। तो सोडियम के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। यहाँ पर सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट के ऊपर आ जाएगी नेगेटिव। तो ये रिएक्शन करके यहाँ से यहाँ और ये वाला इससे हो जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे, एक तो बना लेंगे सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें कैसे पता कि कौन से आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी और कौन से आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आनी है। तो ये समझते हैं कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखी थी, तो वहाँ पर मैंने जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखी थी। तो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और जो नॉन मेटल्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएंगे, एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन मेटल्स और मेटल्स केटाइन में। तो दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसके बाद वाला। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आ जाता है
कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो इसे भी पहले जो है ब्रेक कर देते हैं आयंस में। तो कैल्शियम मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, उसके बाद सोडियम के ऊपर यहाँ पर भी पॉजिटिव और कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव। तो ये यहाँ से और ये यहाँ हो जाएगा। तो ये रिएक्ट करके हमें न्यू कौन से दो कंपाउंड बना कर देंगे, एक तो सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, इसे हम कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। और ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, इनसॉल्युबल होती है, सॉल्युबल होती है वाटर में। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 और यहाँ पर क्लोरीन भी हो गया 2, कैल्शियम 1 कार्बन 1, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट हमें बनकर मिले, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जिसमें हमें प्रेसिपिटेट बनकर मिले उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसके अलावा जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन है या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हैं वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका भी। जैसे हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बेस है और ये एसिड है। अब यहाँ पर भी अगर हम इन्हें ब्रेक करें आयंस में तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव आ जानी, और इधर भी H के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ जानी चार्ज। तो यहाँ पर ये रिएक्ट करके हमें बना कर देंगे सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बना कर देगा, हमें बना कर देगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और इसके अलावा हम बेस किसे कहते हैं, हमारे बेस कौन से होते हैं या हम किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हम बेस कहते हैं किसे हैं। तो बेस हम कहते हैं उसे जिसका टेस्ट क्या हो, बिटर हो, बिटर इन टेस्ट हो, मतलब कड़वा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेस। और एसिड हम किसे कहते हैं, जो टेस्ट में क्या हो, थोड़ा सा खट्टा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें बना कर देते हैं साल्ट, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कहते हैं साल्ट। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं पांचवें रिएक्शन की, जो है कंबशन रिएक्शन। तो वो पढ़ते हैं। तो रिएक्शन नंबर 5 आ जाता है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, कंबशन की मीनिंग होती है जलना या जलाना, मतलब बर्निंग प्रोसेस हो। तो समझते हैं कि कंबशन रिएक्शन क्या होता है। कंबशन रिएक्शन जैसे मैंने कहा इसकी मीनिंग होती है जलना या जलाना, मतलब क्या हो, बर्निंग का प्रोसेस हो, कोई चीज़ जले या किसी चीज़ को हम जलाएं। तो बर्निंग प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होता है। ठीक है, जैसे हमने मीथेन गैस ली CH4। अब मीथेन गैस क्या है, ये कुकिंग गैस है जो आप कुकिंग में यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं मीथेन गैस। तो इसे हमने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मीथेन गैस को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमें बनकर मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस डेल्टा H। अब डेल्टा H हम किसे कहते हैं, डेल्टा H की मीनिंग होती है हीट, या हम कहते हैं फ्लेम को। फ्लेम अब क्या है, फायर। ठीक है, फ्लेम मीन्स फायर को हम कहते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस थोड़ा कर लेते हैं। हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, 4 4 ऑक्सीजन।
4, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन 4, 2 ये और 2 ये, तो ये बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ये वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है, डेल्टा H है। ठीक है, मतलब हीट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। अब ये समझते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमें कभी कभी मिलती है एक्सेस में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें ऑक्सीजन क्या मिल रही है, एक्सेस में मिल रही है। हम जो मीथेन बर्न कर रहे हैं और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक्सेस में है। अब एक्सेस हम किसे कहते हैं, सफिशिएंट हो, मतलब बहुत हो, लिमिटेड ना हो। तो कंबशन रिएक्शन में जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो, तो हमें कौन से कंपाउंड्स बनकर मिलते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और डेल्टा H, मतलब हीट बनकर मिलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन हमें लिमिटेड मिले तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इससे पहले आप एक और एग्जांपल देख लें कि जब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कोई भी चीज़ जो जल रही होती है और वो बुझ जाए तो वो किसकी प्रेजेंस में जो है ये प्रोसेस होता है। तो जस्ट सपोज करें हमने एक कैंडल ली और उससे हमने बर्न किया। अब ये कैंडल जो है ये बर्न हो रही है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इस एग्जाम्पल से आप ये समझेंगे कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस क्या है बर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि इसके ऊपर एक गिलास रख दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जलेगी नहीं। अब पीछे वजह क्या है, इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जब आपने इसके ऊपर ग्लास डाला तो ऑक्सीजन क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, मतलब यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। और मैंने जैसा कि बताया कि कोई भी चीज़ अगर बर्न होती है तो वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ही यहाँ नहीं आएगी तो बर्निंग प्रोसेस कैसे होगा। और इसके अलावा इस ग्लास के अंदर क्योंकि ये जल रही है तो डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोसेस तो हो रहा है, कुछ टाइम तो होगा। ठीक है, हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से कंपाउंड भी बनेंगे। कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर कंपाउंड तो कौन से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है तो कार्बन डाई क्या करता है, उसी चीज़ को बुझा देता है। ठीक है, मतलब बर्निंग प्रोसेस अगर ये जल रही है तो ये बुझेगी, तो उसकी वजह होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ना मिलना। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं अगर हमें ऑक्सीजन लिमिटेड मिले तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमें बनकर मिलेंगे। तो जस्ट सपोज करें हमने 3 मोल लिए मीथेन गैस के और 4 मोल लिए ऑक्सीजन के, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अब इस बार जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिटेड है। इस दफ़ा हमने ऑक्सीजन जो हमें मिली है वो क्या है, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, लिमिट में है। तो जब ये बर्न होगा, मतलब जब ये प्रोसेस होगा तो हमें एक तो बनकर मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पर हमें ये बनकर मिलेगा 2 मोल में, और ये 6 मोल जो है हमें बनकर मिलेंगे H2O के। तो यहाँ पर जो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डेंजरस गैस होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जब हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रही है, एसएस में मिल रही है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो ये बन रहे हैं। और जब ऑक्सीजन हम लिमिटेड ले रहे हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था कंबशन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं हमारे रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि लास्ट रिएक्शन है। तो अब बात करते हैं फाइनल रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन की, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो समझते हैं कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, और रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। इन दोनों को हम समझते हैं इस टेबल के थ्रू। इस टेबल की मदद से जो है हम समझते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये दोनों अपोजिट में होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है
तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या होगी, ऐड होगी, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में अगर हमारे नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन में नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो रिडक्शन में जो हमारे मेटल्स होते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट में होते हैं। तो अब समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक केमिकल रिएक्शन के साथ। यहाँ पर मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और हमें बना कर दे रहा है कॉपर प्लस H2 वाटर। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है हाइड्रोजन वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो इधर से कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब जो है ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो कॉपर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और इधर से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रही है, गेन कर रही है, मतलब ऑक्सीडाइज कर रही है। तो वो रिएक्टेंट्स जो ऑक्सीडाइज हो उन रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिएक्टेंट रिड्यूस हो उन रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हम उन रिएक्टेंट्स को कहते हैं, उन सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑक्सीडाइज हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हाइड्रोजन हमारी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन रिएक्टेंट्स को कहते हैं जो रिड्यूस हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो नोट लिखा हुआ है इसे आप जो है बुक में नोट कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो ये जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होंगे। तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।